हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पत्रकारिता की दुनिया में एक बेहद प्रतिष्ठित और विश्वसनीय माना जाता है। 101 वर्षों के सफर के साथ बीबीसी दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारक है और जाहिर है कि इस लंबे सफर में कई उतार चढ़ाव आए होंगे। लेकिन इस बार बीबीसी की मुठभेड़ सीधे भारत की मोदी सरकार से हो रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की। भारत का मीडिया तो पिछले 9 सालों से यह बात अच्छे से समझ चुका है कि मोदी और सवाल ये दोनों शब्द एक खांचे में फिट नहीं बैठाए जा सकते हैं। तो मोदी जी को सवाल पसंद नहीं है, ये बात देश का मीडिया अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए अपने प्रधानमंत्रित्व काल के 9 वर्षों में मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की है, किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया और जो 2-4 इंटरव्यू दिए वे अपनी पसंद के लोगों को दिए, जिसमें सवाल जवाब पहले से शायद तय लग रहे थे। मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देते, फिर भी जो पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं या उन्हें सवालों के कटघरे में खड़े करने की हिम्मत दिखाते हैं, उनमें से कई को उनकी कीमत चुकानी पड़ी है। खैर, बात हो रही है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की, जिसके शीर्षक में मोदी और क्वेश्चन यानी सवाल दोनों शब्द एक साथ आए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का विषय 2002 के गुजरात दंगे हैं। इसके पहले भाग का प्रसारण 17 जनवरी को हुआ है, यानी इसी महीने हुआ है, और दूसरे भाग का प्रसारण 24 जनवरी को होना है। आप जानते हैं कि गुजरात दंगों के दौरान वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों जिंदगियां तबाह हो गई थी। बहुत से लोगों के लिए आज भी दंगों के जख्म ताजा हैं। गुजरात की मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने हालात संभालने में ढीला ढाला रवैया अपनाया, जिस वजह से नफरत की चिंगारी एक बड़ी आग में तब्दील हो गई। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री मोदी से राजधर्म का पालन करने को कहा था, लेकिन इस आदेश का पालन किस तरह हुआ ये अब तक समझ में नहीं आया है। मोदी जी ने तब अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि बाद में उन्होंने गुजरात गौरव के नाम पर चुनाव लड़ा और फिर बहुमत से विजयी हुए। जनता की अदालत के बाद न्यायिक अदालत से भी मोदी जी को हर तरह से बरी कर दिया गया। इस बात को बीजेपी अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए बताती है। हालांकि अब भी कई सवाल हैं जिनके संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी चलती है। आप जानते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती मोदी जी ने शुरू कर दी है। अभी उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को याद दिलाया था कि चुनाव के 400 दिन अभी बचे हुए हैं और इस दौरान क्या क्या करना है। तो एक तरफ मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से चुनाव में बीजेपी के लिए नए सिरे से मुश्किल हो सकती है। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्री भारत में नहीं देखी जा सकती है, लेकिन जितनी देख ली गई है उतने में ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बीबीसी के कारण किस तरह घिर गए हैं मोदी जी। क्या मोदी जी की साख बीबीसी की रिपोर्ट से कमजोर पड़ेगी? क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा जिससे असहज हो गई है मोदी सरकार? इन तमाम सवालों की पड़ताल आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले गौर फरमाते हैं कुछ ऐसी बातों पर जिनसे वैश्विक मंच पर मोदी जी को महानायक की तरह स्थापित करने की कोशिश की गई है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो काम मोदी जी ने पूरी शिद्दत से किया वो था विदेश यात्राएं। 2014 से याद कीजिए, 2014 से नवंबर 2022 तक मोदी जी 69 बार, जी हां 69 बार विदेश यात्रा पर मोदी जी जा चुके हैं। उनकी हर विदेश यात्रा को एक मेगा इवेंट बनाने में बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हर देश में भारतीय समुदाय ने कैसे मोदी मोदी, हर हर मोदी, भारत माता की जय जैसे नारों के साथ मोदी जी का स्वागत सत्कार किया, इसकी बानगी आपने देख ली है। बीजेपी की प्रचार टीम ने इस विदेश यात्राओं को इस तरह
प्रस्तुत किया, पेश किया, मानो मोदी जी के आने के बाद ही दुनिया में भारत की एक पहचान बनी है। उनसे पहले भारत की कोई पहचान ही नहीं थी दुनिया भर में, और भारत को जो मान सम्मान मिल रहा है वो केवल महामानव मोदी जी के कारण मिल रहा है। दुनिया के कई देशों में गांधी जी के बाद नेहरू जी के नाम से ही लोग भारत को पहचानते हैं और अनेक वैश्विक नेता अब भी नेहरू जी की शांति दूत की भूमिका को रेखांकित करते हैं। लेकिन बीजेपी तो देश में ही किसी काम के लिए नेहरू जी को क्रेडिट नहीं देती है, फिर वैश्विक स्तर पर ऐसा करने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी की कोशिश यही है कि हर हाल में मोदी जी को सबसे बड़ा नेता बताया जाए। जैसे अभी G20 की अध्यक्षता भारत को मिली तो इसमें भी मोदी जी को ही श्रेय दिया जाने लगा, जबकि ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है जिसमें अनेक सदस्य देश को बारी बारी से अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। आप याद कीजिए कि पिछले साल जून में जब G7 की बैठक में बतौर अतिथि भारत भी शामिल हुआ तो इसमें पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे। तभी पीछे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख दिया। मोदी जी पीछे मुड़े और फिर दोनों नेता मिले। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरह की मुलाकात बहुत अनोखी नहीं है, बल्कि सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन बीजेपी ने इस वीडियो क्लिप को इस तरह प्रचारित किया कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति हमारे पीएम से खुद मिलने आया है। हालांकि जब पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में G20 की बैठक में खुद बढ़कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तो उस पर बीजेपी ने खास चर्चा नहीं करवाई, क्योंकि यहां सवाल मोदी जी पर उठ रहे थे। इसी तरह पिछले साल सितंबर में SCO समिट में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध के हवाले से पीएम मोदी ने कैमरे के सामने पुतिन से कहा कि ये दौर डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग का है, न कि युद्ध का। पश्चिमी देश रूस से पहले ही चिढ़े बैठे हैं, उन्होंने इस टिप्पणी को हाथों हाथ लिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इस मुद्दे पर कई देशों ने भारत का नाम लिया, जिनमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी शामिल थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने तब यह भी कहा था कि ब्रिटेन भारत से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। तो चाहे G7 हो, G20 हो या UN यानी यूनाइटेड नेशन हो, हर मंच पर भारत की पहचान को मोदी जी की पहचान के तौर पर बीजेपी ने स्थापित करने की कोशिश की। शायद ये उस बात की भरपाई है जब गुजरात दंगों के बाद मोदी जी से इन्हीं पश्चिमी देशों ने दूरी बना ली थी। अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था, ये आप सबको पता ही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में इस बात का भी जिक्र है। लेकिन भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ एक प्रचार बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम वागची ने कहा है कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ एक खास किस्म के दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री में दिखता है कि इससे जुड़े हुए लोग और संगठन खास किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट ही नहीं है। ये औपनिवेशिक यानी गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है। तो कमाल की बात है कि आजादी के अमृतकाल में यानी आजादी के 75वें बरस में मोदी सरकार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में औपनिवेशिक एजेंडा नजर आया। औपनिवेशिक या गुलामी की बात कहकर मोदी सरकार शायद अपना पक्ष भावनात्मक तौर पर भी मजबूत कर लेना चाहती है, ताकि उसे लोगों की सहानुभूति भी हासिल हो जाए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का जवाब देने के और भी कई रास्ते उसके पास थे। जैसे डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने कहा कि भारत सरकार ने इस फिल्म में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बीबीसी ने यह भी बताया कि भारत में कम से कम 30 लोगों ने इसे बनाने के दौरान इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे डरे हुए थे। आपको बता दूं कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव के कारणों की पड़ताल करती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ता बनकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाए। कैसे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते हैं। डॉक्यूमेंट्री में 2002 में हुए दंगों के कुछ पीड़ितों, कुछ चश्मदीदों और कुछ पत्रकारों के बयान दिखाए गए हैं, जिनमें बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठते हैं। दरअसल गुजरात दंगों के अलग अलग मामलों की न्यायिक जांच तो इस देश में हुई ही है, लेकिन इसके अलावा तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने भी कूटनीतिकों से जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट अप्रकाशित है। बीबीसी ने इस अप्रकाशित रिपोर्ट को ब्रिटिश विदेश विभाग से हासिल कर उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। रिपोर्ट का दावा है कि मोदी साल 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे।
जबकि पीएम मोदी हमेशा हिंसा के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन जिस ब्रिटिश राजनयिक ने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के लिए रिपोर्ट लिखी है उससे बीबीसी ने बात की है और वो अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष पर कायम हैं। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा का विस्तार मीडिया में आई रिपोर्टों से कहीं अधिक था और दंगों का उद्देश्य हिंदू इलाकों से मुसलमानों को खदेड़ना था। तो ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने कहा है कि यह बहुत ही हैरान करने वाली रिपोर्ट थी। ये बहुत ही गंभीर दावे थे कि सीएम मोदी यानी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस को पीछे रखकर और हिंदू चरमपंथियों को शह देकर एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह पुलिस को हिंदुओं और मुसलमानों की सुरक्षा करने के काम से रोकने के लिए राजनीतिक भागीदारी का एक विशेष रूप से आक्रामक उदाहरण था, एग्जाम्पल था। वहीं बीबीसी का यह भी दावा है कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उच्चतम संपादकीय मानकों का पालन करते हुए गहन रिसर्च की गई है। इसके लिए कई गवाहों, विश्लेषकों और आम लोगों से बात की गई है। इनमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। हालांकि दोस्तों, अब यह डॉक्यूमेंट्री भारत में नहीं देखी जा सकती है। सरकार ने इसके वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को आदेश दे दिया है। आपको बता दूं कि इस वीडियो को लेकर करीब 50 ट्वीट किए गए हैं और उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। यह आदेश आईटी रूल्स 2021 की आपात शक्तियों के तहत दिया गया है। वैसे इससे पहले YouTube पर अपने चैनल में बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर ही दिया था और यह भी स्पष्ट कर दिया था, साफ कर दिया था कि इसे बनाने में उसके भारतीय स्टाफ की कोई भूमिका नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि क्या बीबीसी किसी दबाव में यानी प्रेशर में आ गई है या उसने मोदी सरकार से इस सीधी मुठभेड़ में रक्षात्मक भूमिका अपना ली है। वैसे इस डॉक्यूमेंट्री और इस पर सेंसरशिप पर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं और सवाल सामने आए हैं। ब्रिटिश संसद में बीबीसी की गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने चर्चा की तो ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा कि निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे ये कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। यानी ऋषि सुनक ने मोदी जी का साथ दिया और इसके बाद उम्मीद है कि भारत ब्रिटेन की औपनिवेशिक मानसिकता का सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन देश में इस डॉक्यूमेंट्री और इसके ट्वीट्स पर प्रतिबंध को गलत बताते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि 21 साल बाद 2002 के बारे में सच्चाई सामने आने से नरेंद्र मोदी अभी भी डरे हुए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करना एक कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक कार्य है। ये स्पष्ट रूप से मोदी के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मैंने जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पोस्ट की थी उसे उम्मीद के मुताबिक यूट्यूब से हटा दिया गया है। आगे कहा कि देखते हैं बीजेपी इसे और कितनी बार डिलीट करवाती है। आज दुनिया के एक कोने की खबर दूसरे कोने तक पहुंचने में कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं। ऐसे में भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के साथ साथ उसे लोगों की पहुंच से सरकार कैसे दूर रख पाएगी ये देखना होगा। वैसे डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या दिखाया गया है, किस तरह के सवाल उठाए गए हैं, ये सब अब जनता के बीच आ चुका है। चुनाव करीब हैं तो जाहिर है कि किसी न किसी तरह गुजरात दंगों का जिन्न बोतल से बाहर आएगा ही। अब देखना होगा कि क्या विपक्षी दल फिर से इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस या दूसरे धर्मनिरपेक्ष दलों ने जब भी गुजरात दंगों को लेकर मोदी को या मोदी सरकार को गलत बताने की कोशिश की तो बीजेपी ने उसे फौरन अपने हिंदुत्व के एजेंडे और राष्ट्र के गौरव से जोड़कर विरोधियों को मात दी। क्या इस बार भी बीजेपी ऐसा कर पाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद खुद मोदी जी कांग्रेस के दबाव में नहीं आते हुए लग रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। गुजरात दंगों के बाद हुए हर गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल करती रही है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जितनी बार जनता के बीच गई उसे मात मिली। मगर अब हालात बदल गए हैं। अब कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने अपनी छवि के साथ साथ कांग्रेस को भी काफी मजबूत कर दिया है। गुजरात चुनाव में तो कांग्रेस को इस बार भी हार मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश उसने जीत लिया और अब जनता के बीच कांग्रेस की पैठ भी काफी बढ़ गई है। राहुल गांधी नफरत को नकारने का आह्वान करते आए हैं। अब उनकी तर्ज पर मोदी जी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने लोगों को ये नसीहत देनी पड़ी कि चुनाव के लिए बचे 400 दिनों में वे अल्पसंख्यकों तक पहुंचें, उन्हें अपने साथ होने का एहसास कराएं, साथ ही उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणियों से बचें। मोदी जी ने पठान जैसी फिल्मों के बहिष्कार को लेकर भी बिना नाम लिए ये नसीहत दी कि इस तरह की बातें उनके नेता न करें।
पिछले 9 वर्षों में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती के अनेक मामले हुए, लेकिन तब मोदी जी चुप लगाते रहे। मगर अब उन्हें भी नफरत के खिलाफ बोलने की जरूरत पड़ रही है, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस फिर से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों के साथ साथ इस बात की भी पड़ताल करती है कि कैसे संघ के हिंदू राष्ट्र के सपने को नरेंद्र मोदी भी संघ के कार्यकर्ता के तौर पर देखते आए हैं। अब लेकिन प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, और वो संघ के कार्यकर्ता नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और यहां संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री को भी संविधान के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। जिस तरह अल्पसंख्यकों को साथ लेने की सलाह उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी है, वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सलाह केवल चुनाव तक रहेगी या उसके बाद भी कायम रहेगी यह सलाह? क्या बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में मिल ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से हुए नुकसान की भरपाई आखिर बीजेपी कैसे करेगी। खैर, शायर मातम फजल मोहम्मद ने ठीक ही फरमाया है कि पूजता हूं कभी बुत को, कभी पढ़ता हूं नमाज, पूजता हूं कभी बुत को, कभी पढ़ता हूं नमाज, मेरा मजहब कोई हिंदू न मुसलमान समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।